सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज की बड़ी खबर से शुरू करते हैं जी। धमकियां, वार्निंग्स, तड़ियां, तेज़ाबी जुमले, गालम गलोच के बाद बिल आखिर मुज़ाकरात और मुकालमे के खूबसूरत अल्फाज सुनाई देने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके रहनुमा पेशानियों पर बल डाले मुखालिफिन के कसबल निकालने के लिए तुले रहते हैं, उन्होंने हुकूमत से बिलाखिर कह दिया कि आएँ बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। यानी मुज़ाहमत बहुत हो गई, चलो अब मुफाहमत कर लेते हैं। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा से लेकर वो तमाम रहनुमा जो सुबह दोपहर शाम किसी डॉक्टर के नुस्खे की तरह हुकूमत को लताड़ते और धमकाते नहीं थकते थे, सब मुफाहमत की मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। एक तरह से दरख्वास्तें कर रहे हैं कि प्लीज़ जिद जाने दें, आएँ बैठ कर बात करते हैं। मुल्क में तब्दीली की दावेदार पीटीआई के हैरत अंगेज यू टर्न पर सभी हैरान थे कि पीटीआई की पार्लिमानी लीडर ज़रताज गुल ने यह इंकशाफ करके मजीद हैरान कर दिया कि मुज़ाकरात का ये हुक्म किसी और ने नहीं, अडियाला जेल में बानी चेयरमैन पीटीआई ने दिया। गुज़िश्ता रोज़ नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ज़रताज गुल ने कहा कि अडियाला जेल में एक मुकदमे की समाअत के दौरान वो, उमर अयूब और चंद दीगर रहनुमा 5-6 घंटे बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ रहे और उन्हें सूरत हाल से आगाह करते हुए हिदायत भी ली। और इसी दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई ने उमर अयूब, ज़रताज गुल को वकला से अलग करते हुए एक तरफ ले जाकर मुज़ाकरात का कहा और वहीं एक बाइख्तियार कमेटी भी कायम कर दी, जिसे मौके पर फैसले करने का इख्तियार भी दिया गया। ज़रताज गुल से कहा, जरा सुनिएगा जी। तो सुना आपने ज़रताज गुल साहिबा को। इस हवाले से पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि हम हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। यहाँ पर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के सवाल पर कहा कि हम हर एक के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात पहले भी मुमकिन थे और मुज़ाकरात हमेशा होने चाहिए। साथ ही उन्होंने केपीके में गवर्नर राज लगाने को गलत और बेवकूफ़ी करार दिया है और कहा है कि सूबे को मज़ीद इंतशार में ना डालें। ज़रा सुनिएगा क्या कहा। सुना आपने, कप्तान की रमज़ें कप्तान ही जाने। एक तरफ वो हुकूमत को एंगेज करने का हुक्म दे रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना रहे हैं, और दूसरी जानिब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान पैसे ना भेजें या भेजने हैं तो कम से कम रकम भेज। ये पैगाम जो है, ये अपील बराह रास्त रियासत के मुआशी मुफादात पर खुदकुश हमले से क्या कम नहीं है। बानी पीटीआई जानते हैं कि इस वक्त मुल्क को एक डॉलर की ज़रूरत है और अगर बैरून मुल्क से डॉलर नहीं आते या तरसीलात ज़र में कमी होती है तो मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कप्तान ने यह बड़ा फैसला किया, जिसका ऐलान कप्तान की गैर एलानिया तर्जुमान अलीमा कर चुकी हैं। ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने अलीमा खान साहब को। अब एक तरफ सख्त इकदामात और दूसरी तरफ शहद बोली कि आओ मिल बैठते हैं, मामला सुलझाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कैसी स्ट्रैटेजी है? क्या एक हाथ में फूल और दूसरे में तलवार उठाकर बातचीत का होना उतना ही मुश्किल नहीं है जितना चील के घोंसले में गोश्त का होना? बहरहाल ऐसा ही है, पीटीआई मुज़ाकरात चाह रही है, लेकिन अब दूसरी जानिब हुकूमत नखरे कर रही है। कौमी असम्बली में डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को तमाम रेड लाइनें अबूर की और 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया और उनके जैसा मुफाहमत वाला कुछ नहीं कर सकता। गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ शो में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भी मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरों की बाकायदा तरदीद की है और वज़ीर इत्तलात ने उस टॉक शो में कहा कि पीटीआई वालों की बात का एतबार कौन करे, उनकी कौन गारंटी देगा। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी ये अपनी बातें मनवा कर आखिरी वक्त में मुकर गए थे जी। तो सुना आपने तारड़ साहब, आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन खुदा करके सर कुछ अच्छा होने की उम्मीद हो चली है तो इससे मेरे ख्याल से हसरत में ना बदलें। सियासतदान का हथियार मुकालमा होता है, बातचीत होती है तो बात बनती है। और मौलाना साहब ने डेरा इस्माइल खान में जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी दीनी मदारिस के मामले को गैर ज़रूरी तौर पर उलझा दिया गया है और हमारा उलमा से कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारी शिकायत सिर्फ़ और सिर्फ ऐवान सदर ममलिकत से है। हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज़ आखिर क्यों किया? मौलाना फजल रहमान साहब ने इस मौके पर कहा कि जी आजकल सियासत में मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन है उस पर बहस की जा रही है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए बिल हुकूमत ने तैयार किया था। हमने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसमें लाए जाने वाले मुसव्वदे को मंजूर करने का मुतालबा किया था और इसके बाद फिर बिल को दोनों ऐवानों से इत्तफाक राय से मंजूर किया गया।
उन्होंने ये भी कहा कि आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए। जिस मुसवदे की तैयारी में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों शरीक थीं, उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब के इस पर गुंजाइश करने के लिए क्या ज़रूरत थी, और इस सब मामले में और तमाम तर जो मराहिल हैं उनमें क्या रियासती इदारे शामिल नहीं थे। मामले को गैर ज़रूरी तौर पर उलझा दिया गया। जिन्होंने उलमा को बुलाया वही उसके ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, उन्होंने उलमा को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा किसी मदरसों की तंजीम या उलमा से इख्तलाफ नहीं है, हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर ममलिकत से है। आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल पर दस्तखत आखिर क्यों रोके गए हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि कोई गलती नहीं है हमारे जो जिम्मेदार है सिर्फ हमारे ऐवान सदर हैं। क्या सदर ममलिकत पार्लिमान से मंजूर करदा जो बिल है उस पर 2 मरतबा एतराज़ भेज सकते हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि अगर कुछ मदारिस डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसका मलबा हम पर ना गिराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुतालिबा ये किया था कि जो इलेक्शन से पहले जो ड्राफ्ट लाया गया है उसे मंजूर करें, यानी मौलाना डट गए हैं और हुकूमत के लिए ज़ाहिर बात है ये चैलेंज है कि मौलाना साहब अगर डट जाते हैं। आज अच्छा, अदलिया से भी अहम खबर सामने आई है और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने लाहौर में पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिए। और कल बानी पीटीआई की जो भांजी हाजरा न्याजी हैं उन समेत 8 मुलजिमान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की गई थी और आज कोट लखपत जेल में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जलाओ घेराव के जो मुकदमे हैं उसकी समाअत हुई, फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। साथ ही अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब भी कर लिया। यानी इसका मतलब है कि 9 मई के हवाले से इंसाफ का पहिया चल पड़ा है। अफवाज पाकिस्तान को गिला ये है कि जी उनके शोहदा की यादगारें मिसमार करने वालों, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ ट्रायल रुक गए हैं। जिम्मेदारान कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच रहे हैं। फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के आगाज़ के बाद रियासत के सतून के शिकवे में शिद्दत यकीनी तौर पर कम हो जानी चाहिए, लेकिन हमारी अदलिया को देखना होगा कि इस इंतहाई हसास नौयत के मामले पर मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पहले बहुत देर हो चुकी है, काफ़ी देर हो चुकी है। अच्छा, आलमी मंजरनामे में फिर उस तमाशे का है जो 45th स्ट्रीट न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर अक्सर व बेशतर होता है। कहने को यहाँ अक़वाम आलम की बैठक होती है, लेकिन चलती सिर्फ 5 की है। उन 5 में से कोई एक तरफ हो और बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ हो तो फिर वीटो पावर नामी डिक्टेटरशिप रखने वाले मुल्क की सुनी जाएगी। यही तमाशा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के नाम पर हुआ। इजलास में दुनिया के ज़मीर पर बोझ गज़ा में जंग बंदी की करारदाद पेश हुई। जी हाँ, करारदाद में ये नहीं कहा गया कि इसराइल 44,800 जिंदगियों को मौत की खाई में फेंकने पर शर्मिंदगी का इजहार करे। ये भी नहीं कहा गया कि गजा में उन घरों की तामीर का आगाज करे जिसके लिए 80 साल का वक्त चाहिए। जी हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा ही की रिपोर्ट है कि गजा को दोबारा बसाने के लिए घरों की तामीर नौ में 80 बरस लग सकते हैं। इजलास में सिर्फ इतना कहा गया कि मुस्तकिल जंग बंदी की जाए और जिसके हक में 158 ममालिक ने वोट दिया और सिर्फ 9 ममालिक ने मुखालफत की और यूँ करारदाद मंजूर हो गई। लेकिन क्या कहिए कि अमरीका ने इसे वीटो करके अक़वाम आलम का मुतालबा परे फेंक दिया और ऐसी एक करारदाद गुज़श्ता माह भी पेश की गई थी जिसे इसराइल के चौकीदार अमरीका ने वीटो कर दिया था। यानी नेतन्याहू को खुली छूट है कि इसराइली फ़ज़ाइया के तैयारे अपने परों में बारूद लिए गजा आएँ और स्कूल, अस्पताल, मीडिया हाउसेस की जो तमीर के बगैर किसी की भी तमीज़ ना करें, ये किए बगैर जो करना चाहे करें। मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक ज़रा सुनिएगा, गुज़श्ता माह इसराइल गजा पर 85,000 टन बारूद बरसा चुका था गुज़श्ता माह तक। और हैरत है, नौज़ायदा बच्चों की लाशें और मातम करती माएँ, बूढ़ों की आंसुओं से तर दाढ़ियाँ, मलबे के ढेरों में भाइयों की तलाश करती बहनें इसराइल और उसके हवारियों को दिखाई नहीं देती। वो अमेरिका जो अपने मुल्क में कुत्ते बिल्लियों के लिए अस्पताल और क्लिनिक्स बनाकर बैठा हुआ है, उसे गजा में इंसानों के साथ ये सलूक आखिर क्यों दिखाई नहीं देता। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की तलबा तहरीक की कामयाब बगावत की, जिसने के बानी जो उनके बाबा बांग्लादेश हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी आमिराना मिजाज बेटी हसीना वाजिद के 15 साल दौरे इक़्तिदार का चिराग गुल कर दिया। साथ ही खित्ते में चौधराहट के ख्वाब देखने वाले भारत को इस बेदर्दी से जगाया कि नरेंद्र मोदी तिलमिला गए और बांग्लादेश में हसीना वाजिद के जुल्म व बर्बरियत से आजिज
बंगालियों को जब यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के तलबा की शक्ल में डट जाने वाले रहनुमा मिले तो पूरी कौम उनकी देखें कि पीछे खड़ी हो गई, सपोर्टर बन गई। और वो जो इकबाल ने दुआ मांगी थी कि खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, लगता है कि ये दुआ बांग्लादेश में पूरी हो गई है। इन नौजवानों ने बांग्लादेश को यकसर बदल कर रख दिया। और इन जो कल के बच्चे हैं, 4 बार की वज़ीर आज़म को 3 बार के अपोजिशन लीडर शेख हसीना वाजिद का उन्होंने बोरिया बिस्तर ऐसे गोल किया कि वो बामुश्किल जान बचाकर मोदी जी के चरणों में जा पहुंची। यानी हम कह सकते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब बांग्लादेश भारत के असरात खुरच खुरच कर उतार रहा है और आज़ादी से फैसले कर रहा है। कल ही की बात है कि बांग्लादेश की जो इंटरनेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने भारत के साथ इंटरनेट का मुआहदा मनसूख कर दिया कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो आज़ादी से फैसले कर रही है और पाकिस्तान से भी तिजारत बहाल हो गई है। इस बारे में बात करने के लिए मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और बांग्लादेश से सहाफ़ी हैं जी। पहली ये बांग्लादेश की व्लॉगर हैं निगार दिल नाहिर साहिबा, हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और निगार दिल नाहर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। ये फ़र्स्ट व्लॉगर हैं बांग्लादेश से और पाकिस्तान में 3 साल से 2021 से ये काम कर रही हैं बांग्लादेश पाकिस्तान फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, वार्म वेलकम, आप स्टूडियोज़ में आई। सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर आपकी इजाज़त से मैं ज़रा निगार से स्टार्ट करना चाहूँगी, कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। अच्छा जी निगार, सबसे पहले कि ये जो हसीना वाजिद के खिलाफ स्टूडेंट मूवमेंट इतनी ज़्यादा कामयाब हो गई, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आए, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा होगा? अच्छा, शुरू में जब मैंने ये जुलाई में सुना है कि ऐसे कोई कोटा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई जस्ट थॉट कि ये नॉर्मल सी कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये मान लेंगे, मतलब ये इसका चेंजेस होगा। ये बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए ये कोटा प्रोटेस्ट चल रहा था। बेसिकली देखिए 1971 गुजरे हुए 50 ईयर्स हो गए, तो ये बात सही भी नहीं है जो उन्होंने कोटा बना के रखा है। उनके फैमिलीज जो है ना ये फैसिलिटीज उनको मिल रहे हैं, लेकिन जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट है उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जब शुरू में मुझे लगा कि शेख हसीना के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते, उनके हाथ में पावर है, वो किसी को बोलने ही नहीं देते हैं। तो इसके बाद जब जाके मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यस, बांग्लादेश में बंगाली जो है ना बहुत हिम्मतल है, अगर कोई चीज़ उनको चाहिए तो वो कर सकते हैं। शुरू में मुझे लगा कि ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें गलती हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी थी। उनको मिल बैठ के बात करके इसका सोल्यूशन निकाल लेते तो शायद इतने सारे स्टूडेंट शहीद भी नहीं होते, ये सारा मसला भी नहीं होता। वो चेंजेस उन्होंने की है, लेकिन 1000+ स्टूडेंट के शहीद होने के बाद की है। तो मुझे शुरू में नहीं लगा, बट बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे, इतने सारे स्टूडेंट का शहीद हो गए, तो इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये लोग अभी नहीं रोकेंगे, चाहे सारे मर जाए, लेकिन लोग इस पे काम करेंगे और इस पे ये लोग जीत के रहेंगे। देखिए उनकी जो कुर्बानी है जान साहब, वो कुर्बानी कितना रंग लेकर आई। जी आप देखें, वी हैव अ न्यू बांग्लादेश अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश होगा जो हम देखना भी चाहेंगे, जो अपने पीपल ऑफ बांग्लादेश की एस्पायरेशंस के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा। माजी में बांग्लादेश के साथ देखें, अब मैं ज़्यादा माजी में जाना नहीं चाहूँगा, आई थिंक उसका जो उससे अभी हमें निकलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ की आवाम को, वहाँ के यूथ को ख़ास तौर पर उनको एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर उनको बताया गया, और एक ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी एनिमिटी थी वो बहुत सामने आई है। 2008 ऑनवर्ड हम देखते हैं, जब से हसीना वाजिद पावर में आई हैं, उसके बाद उनका जो एक रोल है वो लग रहा था कि जैसे एक इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी थी। इंडियन इन्फ्लुएंस वाज आई मीन टू मच। सर उनकी प्रॉक्सी थी जी, उनकी प्रॉक्सी थी, तो दैट्स वाई वो अपनी बहन के साथ अपने घर चली गई हैं वापस। और उन्होंने फिर वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जुल्म किया है वो बांग्लादेश की आवाम पे किया है। देखिए उन्होंने मैस मर्डर्स, उन्होंने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को के मर्डर्स तक आप चले गए हैं। आपने जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे अराउंड 57 के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको उन्होंने उनकी किलिंग्स में उनके हाथ है, बहुत मैस मर्डर्स में उनका हाथ रहा है। उसके अलावा फिर देखिए सप्रेशन हुई है, 3 इलेक्शंस उन्होंने वहाँ पे इस आई मीन के रिग्ड इलेक्शंस ही कह लें या एक भी आई मीन तो और इंडिया ने इन्वेस्ट किया शेख हसीना में, इंडिविजुअल में, एक स्टूज में, अपने एक प्रॉक्सी के अंदर।
उन्होंने अवाम में या बांग्लादेश की अवाम से या बांग्लादेश के मुल्क से उनका इतना प्यार रहता और दे वांटेड टू हैव अ कंट्री जो अपने सबसर्विएंट हो। और आप देख रहे हैं इंडिया की पॉलिसीज जो है वो पूरे रीजन में आउट ऑफ 9 कंट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तकरीबन 7-8 के साथ तो उनके हालात इसी तरह के चल रहे हैं। अब प्रॉब्ली एक आध भूटान मेरा ख्याल में रह गया, वो भी एक दिन इंशाल्लाह आएगा जब वो अपने रियलाइज करेंगे चीज़ों को। और अब इंडिया का जो ऑन स्लॉट है, देखिए हमने डॉक्टर साहब एक चीज़ को देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट खालिस्तान तहरीक को भी जरा कर देना। जी हाँ, खालिस्तान तहरीक है, वहाँ पे कश्मीर की तहरीक चल रही है, नेक्सलाइट्स का अपना चल रहा है, मणिपुर में देख रहे हैं कुकीज़ ने जो वहाँ पे किया हुआ है। तो देयर आर सीरियस चैलेंजेस फॉर इंडिया और इनकी सप्रेशन की वजह से है। मैं तमाम हिंदुओं को नहीं कहता, हिंदू एक अच्छा मजहब भी है, उसके बीच में अच्छे लोग भी, लेकिन ये जो हिंदुत्व मेंटेलिटी की लीडरशिप जब से वहाँ पे आई है बीजेपी, तो मोदी, अमित शाह, अजय डोवल, इसलिए कनाडा से भी आवाजें आ रही हैं। वो ये तो 3 का टोला बना हुआ है। हाँ, 3 का टोला, इसको मैं मैड एप्लीकेशन कहता हूँ, मोदी, अजित एंड डोवल, मोदी, अमित एंड वैसे मुझे एक आमिर खान की मूवी याद आ गई, पता नहीं उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं। आप ले लें अगर 3 इडियट्स। तो विद ऑल माय इडियट्स वाले फैसले कर रहे हैं ना, स्टूपिड्स वाले फैसले कर रहे हैं। पूरी दुनिया के पीस को इस वक्त वो कनाडा तक उनकी रीच हो गई है, अमेरिका तक रीच है, और अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीकेट किया इनकी गवर्नमेंट को। अमित शाह हैज बीन इम्प्लीकेटेड। ये एक बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक चीज़ होती है कि आपके जो इतने लीडरशिप है। इसी तरह मोदी पे भी ट्रैवल बैन रहा है। तो आई थिंक हिंदुत्व मेंटेलिटी जो है वो न सिर्फ रीजन का बल्कि इंटरनेशनल पीस के लिए अब एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी है। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये अच्छा ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जो शेख मुजीब के मुजस्मे जब तोड़े गए, मतलब इस हद तक इसका मतलब है कि लोग तकलीफ में थे, अंदर से नज़र कुछ और आ रहा था और ये सब लोग चाह रहे थे ये हो। जी जी, असल में 15 इयर्स हम कुछ बोल नहीं सके। तो ये जो गुस्सा मतलब है ना, रिएक्शन जी, जो भरा हुआ था, एकदम से रिएक्शन ये सारा उनके ऊपर से निकल गया है। हाँ। देखिए वो हमारे फादर ऑफ नेशन था और हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके बेटी ने जो की है लोगों के ऊपर 15 ईयर्स तक गुमराह करके रखा हमें कि हम आवाज़ नहीं उठा सके। इंडिया के खिलाफ बोलो उनको मार दिया जाता है। जैसे अबरार नाम का स्टूडेंट था जिन्होंने इंडिया के कुछ चीज़ के बारे में डिस्कस किया, जस्ट ए पोस्ट किया था उसने, उसको इतना बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद भी जो बात की है, जैसे कि आर्मी ऑफिसर से लेकर शुरू करके जर्नलिस्ट तक, उन्होंने उनको बंद करके लिया, गुमराह करके रख देते थे। किसके फैमिली को पता भी नहीं होता था कि उनके फैमिली जिंदा है कि बात नहीं कर सकता, जी। और इतने सारे स्टूडेंट्स जो शहीद हुए, तो डेफिनेटली लोगों को जो 15 इयर्स का जो गुस्सा है ना, वो एकदम से उसी प्रोटेस्ट के बाद निकले हैं। ये बात है। ठीक है, ठीक है। अरे सर ये एक और चीज़ है, चले हसीना वाजिद को तो नहीं पता था, फेलियर कह लें, इंटेलिजेंस फेलियर कह लें कि उनको कोई रिपोर्ट कुछ नहीं मिल रही थी कि यहाँ तक मामला जा सकता है। रॉ तो खुद को बड़ी एक एजेंसी मानती है और इंडियन बड़ा कहते हैं कि हमारी तो एजेंसी बड़ी, तो रॉ को भी कुछ पता नहीं चला। मेरा ख्याल में प्रॉक्सी तो ये भारत की थी। इट इज इंटेलिजेंस फेलियर फॉर दी हसीना वाजिद, लेकिन आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। और हाँ एग्जैक्टली, तो अभी देखिए वो इसको बड़ा स्मार्टली इस वक्त अगर आप इंडिया मीडिया को देखें, विच इज़ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी, वो पूरा एक स्ट्रेटजी करते हैं, नैरेटिव अपना बिल्ड करते हैं, 400+ चैनल्स प्लस उनके जो thousands ऑफ न्यूज़पेपर्स, वो सारा एक ही थीम लेकर चलते हैं। तो अब वो ब्लेम कर रहे हैं, अब वो लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को डरा किस चीज़ से रहे हैं? पहली चीज़ वो उनसे डरा रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। दूसरी चीज़ डरा रहे हैं कि डीप स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ के बाइडन को नहीं पता था लेकिन डीप स्टेट ने ये एक्शन किया, और ISI इज द राइडर, आई मीन ISI तो एक पक्का, चाहे उनके नल में पानी भी ना आए तो उसकी रिस्पॉन्सिबल जो है वो ISI होती है। तो वो पाकिस्तान को इस तरह ब्लेम कर रहे हैं। फिर जमाते इस्लामी जो वहाँ के लोग हैं, उनके ऊपर जो जुल्म किया गया जो है, देखिए मैं कहता हूँ कि 71 में जमाते इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल थॉट थी, वो पाकिस्तान चाहते थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी आज़ाद हुए तो देवर मैनी पार्टीज, बहुत से लोग थे जो एक यूनाइटेड पाकिस्तान हिंदुस्तान देखना चाहते थे, और वो लोग फिर पाकिस्तान में आ गए, कुछ इंडिया में चले गए। फिर उन्होंने पाकिस्तान जब बन गया तो इस रियलिटी के साथ एडजस्ट हो गए और उन्होंने अपनी सियासत यहाँ पे की, और आज भी उनकी पार्टीज हैं वो सियासत कर रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने जस्ट टू गेट द ब्लेसिंग्स और इंडियन जो नॉड है ना, उसको लेने के लिए उन्होंने हर वो काम किया जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से नफरत और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नाम। लेकिन देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह रियलिटी हैज़ कम अप। हम आज भी बहसियत पाकिस्तानी, हम एक्स मिलिट्री ऑल्सो, हम बहुत, तो हम एक तवाना उभरता हुआ
एक पीसफुल और आज़ाद बांग्लादेश हमारी ख्वाहिश है और ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। सर अभी जमात इस्लामी की आप बात जब कर रहे थे तो इतनी जबर के बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी मुतहरिक होगी दोबारा। जी देखिए ना, स्प्रेस थे ना, वहाँ पे तो टायरेंट रूल था, वहाँ डेमोक्रेसी तो थी नहीं। हसीना वाजिद विद द सपोर्ट ऑफ हर मास्टर्स इंडिया, तो वो समझ रही थी कि बस आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये लेकिन ये सबको समझने की ज़रूरत होती है कि हर एक फॉल ने किसी न किसी वक्त आना होता है। तो वो प्रॉब्ली उनके नीचे ज़मीन जो है वो तंग हो रही थी, उनको पता नहीं चला, और एकदम जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर से बांग्लादेश को अपना एक्सप्रेस करने की, और अब जिस तरह की बातें हो रही हैं पाकिस्तान के साथ, वो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वो रीजन में अच्छी रिलेशनशिप की बात करें। देखें बांग्लादेश में इस वक्त इसको पाकिस्तान की फतह या बांग्लादेश की नहीं, ये फतह है बांग्लादेश के लोगों की, उनकी आज़ादी उनको मुबारक हो। हसीना वाजिद के बाद मैं उनको उनकी आज़ादी मुबारकबाद देता हूँ, और आई एम श्योर के विद द न्यू गवर्नमेंट इन इलेक्शंस हो जाएंगे, गवर्नमेंट आएगी तो एक बेहतर रीजन इंप्रूव करेगा। ठीक है। अच्छा, ये अभी वहाँ पे भारत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है, प्रोपेगेंडा करने में भारतीय मीडिया बड़ा आगे होता है, सबको पता है बात। अभी बांग्लादेश के बारे में भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी वहाँ पे अकलियतें महफूज नहीं है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो महफूज नहीं है। ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, बिल्कुल। आप इस पे क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये जो वो लोग कह रहे हैं कि उधर हिंदू के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, मैं सबसे पहले ये कहूँगी क्या वो लोग अपने कंट्री में देख रहे हैं? उनके कंट्री में जो वो शुरू से इतने साल से कश्मीरी के ऊपर, सिख के ऊपर, दलित माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो वो लोग टॉर्चर का किया, वो लोग वो नहीं देखते हैं। मैं सीरियसली, मैं बांग्लादेश में पूरा 4 साल से मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, बट इसके पहले मैं बांग्लादेश में थी। मेरे सराउंडिंग्स में बहुत सारे हिंदू फैमिलीज रहते हैं। मैंने ना कभी देखा कि बांग्लादेश में कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो मंदिर तोड़ के मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है। उनके कंट्री में ज़्यादा टॉर्चर होता है। ये लोग खुद करा रहे हैं। अगर कोई अटैक हो रहे हैं ना बांग्लादेश में, ये खुद करा रहा है। जैसे कि 1971 में इन्होंने बोला कि बांग्लादेश के लोगों के ऊपर इधर से आर्मी ने अटैक किया। मुझे आप लोगों को रियलिटी पता चल रहा है। हमें पता है कि बांग्लादेश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सारे हम एक साथ हैं। मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, मेरे माइनॉरिटीज़ से भी फ्रेंड्स हैं, ट्राइब्स से भी फ्रेंड्स हैं। मैंने काफ़ी ऐसे भेदभाव देखा नहीं, ना वो लोग मुझे कभी अलग सोचे, ना मैं उनको अलग तरीके से कभी ट्रीट किया। और जब प्रोटेस्ट हो रहा था इस टाइम पे मुझे याद है कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स है उन्होंने मंदिर को गार्ड किया है ताकि मंदिर में कोई नुकसान ना हो। तो लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम हमारे भाई बहनों को जाके मारे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। ये ममता बनर्जी हैं, वो तो मुतालबा कर रही थी, क़ौम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रही है कि वहाँ से अमन फोर्स भेजी जाए। जी, यूएन से। ममता बनर्जी जो है इन्होंने हमेशा स्कटल की है। अब इनका जो वाटर के इश्यूज हैं, ममता बनर्जी पूरी, जब हम इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो ये चीजों को, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनका जो मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को। मैं अब मनमोहन हिस्ट्री से आपको बताता हूँ। ममता बनर्जी इज ऑलवेज अगेंस्ट द बांग्लादेश के खिलाफ ही उन्होंने काम किया। जब मनमोहन थे तो यहाँ पे इनका एक वाटर अकॉर्ड के ऊपर काफ़ी नेगोशिएशंस हो रही थी, तो उसको स्कटल ही ममता ने किया। वो जब डेलीगेशन जाना था तो आई मीन के इनके जो सीएम थे वहाँ के, उस वक्त इन्होंने स्कटल कर दिया उसको। अभी आपने जो बात कर रही थी हिंदूज के खिलाफ, अभी देखिए ये मीडिया उनका ना एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। अब इनके जो चिन्मय ब्रह्मचारी ये जो इन्होंने अरेस्ट हुए हैं, जिसके ऊपर ये सारा ये फसाद फैलाया गया हिंदुओं का और उसके ऊपर बिल्ड करके इन्होंने थीम, आपको पता है उनके जो अगेंस्ट जो लॉयर जो अपीयर हो रहे थे, ही वाज टॉर्चर्ड टू डेथ बाय ये ब्रह्मचारी साहब के जो फॉलोअर्स, उसको मार दिया। उसकी तो कोई बात नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि डेलिबरेटली इंडिया विद डिज़ाइन इसको क्रिमिनल साइड पे, इसको सेक्रेटेरियन, इसको रिलीजियस, इसको एक्सट्रीमिज्म उस डोमेन में लेके जाना चाहता है। अगर उनका देखें ना, अभी डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर, इन्होंने इंडिया ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई भी है। उसके अलावा वो अपनी वहाँ पे अपने एरियल व्हीकल्स लेके आए हैं। तो अस्करी लिहाज से की बात की जाए, अस्करी लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? देखिए बांग्लादेश भारत के लिए इम्पोर्टेंट, देखे ना बांग्लादेश जो भारत को रोल दिया गया इस रीजन में, इंडो पैसिफिक में, वो उसके मुताबिक तो उसने इंडिया, अभी देखिए बांग्लादेश और चाइना की भी इम्प्रूवमेंट हो रही है रिलेशनशिप की इकोनॉमिक फील्ड के अंदर। बांग्लादेश अपनी इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी, देखिए आपकी जितनी मर्जी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या रीजनल लीडरशिप ना हो तो आपकी ये इकोनॉमी किसी काम की नहीं। बांग्लादेश वाज ग्रोइंग, उनको बांग्लादेश की ग्रोथ भी अब थोड़ा सा खटक रही थी
क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को शायद चैलेंज, शायद छोटा चैलेंज बट एक लेवल पे चैलेंज समझते थे। फिर ट्रस्ट वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे। अब बांग्लादेश की प्रेजेंट जो सेटअप है, इन्होंने सार्क की बात की है, अब सार्क की बात उनको बहुत कड़वी लगी है, तो वो पीस की तरफ, जॉइंटनेस की तरफ। आपने डॉक्टर यूनुस का वो जो हालिया इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा कि हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेंगे, अदलिया को ठीक करेंगे, जापानी मीडिया को दिया ना इनडायरेक्टली, तो यही कह पहले रहे हैं अदलिया को कि ठीक करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेंगे, लेकिन एक सवाल ये ना कि फिर इतना फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे क्या? इतना टाइम जी थोड़ा सा टाइम आपकी लगेगा। आवाम जी मैं सिर्फ ये कहूँगा आपसे डॉक्टर ये सवाल को साहब, लेकर डॉक्टर साहब मैं सिर्फ क्विकली ये कहूँगा कि एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि अब जो भारत की ब्यूरोक्रेसी जहाँ पे बैठी हुई थी, जो डिसीजन मेकिंग वाज समवेयर एल्स, वो नहीं फॉरेन चलेगी, पॉलिसी वो वाज नहीं समवेयर, नहीं चलेगी। अब बांग्लादेश में पॉलिसी आज़ाद चलेगी, फैसले होंगे। आज़ाद फैसले होंगे और बांग्लादेश के अवाम, बांग्लादेश की हुकूमत और बांग्लादेशी बांग्लादेश का फैसला करेंगे। सर अब ये देखें ना, आज़ाद फैसले होने शुरू हो गए हैं। अब ये जो इनकी जो इंटरनेट, बांग्लादेश की जो इंटरनेट रेगुलेटर अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया है कि जी भारत के साथ इंटरनेट का मुआहदा मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जी। ये तो बड़ा अच्छा काम किया जी, इन्होंने बहुत सारे और भी चीज़ जी किए जी। हैं। पाकिस्तान से तिजारत बहाल हो गई है जी। और पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी जो है चिटागोंग पोर्ट पहुंचेगी। बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। जी वो पहुंच गए ऑलरेडी, पहुंच गई। तो असल में पहले तो इंडिया के साथ सारा ट्रेड वगैरह सब कुछ इंडिया के साथ होता था। इनफैक्ट एम्बेसी भी, यूरोप के कुछ कंट्री के एम्बेसी भी इंडिया में था। लोग इंडिया जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, इंडिया जाते थे। अब लोग इंडिया के साथ कम्प्लीटली सब कुछ कट और एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 60% जो बांग्लादेशी हो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। जी जी, 60% है, मैं कहूँगी ये 90% है, ये वाह। छुपा हुआ है, लोग बोलते नहीं है। हमारी बहुत बात इन्होंने की। आज प्रोग्राम की बेस्ट बात उन्होंने कहा 90% बांग्लादेशी हमारे पाकिस्तान से बहुत प्यार सारे करते हैं। ग्रुप से मोर देन 5-6 लाख हमारे मेंबर्स है और हमारे ग्रुप से हम अभी positive- आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हुआ है वहाँ जी पे। जी, उधर तो ये सारा चीज़ बहुत पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी ड्रेस पसंद किया जाता है, लोग घूमने आ रहे हैं इतने ज़्यादा। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्होंने ख़त्म कर दिया बांग्लादेश के वीज़े के लिए, तो इंशाल्लाह विजिट बांग्लादेश प्रोजेक्ट भी हम लॉन्च करेंगे ताकि पाकिस्तान के लोग भी जाए। बांग्लादेश से तो आ ही रहे हैं पिछले 2-3 साल से। मैंने काफ़ी प्रमोट किया है पाकिस्तान टूरिज्म को बांग्लादेश में। लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान कैसा है। पाकिस्तान इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि इंडिया जाते हैं, इंडिया जाते हैं, इंडिया जाता है। पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, सेफ कंट्री नहीं है। लोग काफ़ी जो है ना नेगेटिव माइंड रखते थे, लेकिन जब से हमने ग्रुप में काम करना शुरू किया है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ों को प्रमोट की ना, तो तब से लोगों को एक पॉजिटिव माइंड बने। जो लोग आए हैं ना, वो लोग काफ़ी खुश होके गए हैं और वही लोग जाके प्रमोट किया कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत और पाकिस्तान के लोग कितना मेहमान नवाज है। इससे जो ना काफ़ी पॉजिटिव। आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्या लगा? बांग्लादेश से 4 साल से तकरीबन 21 से आप यहाँ पे रह रहे हैं, 4 साल होने वाले हैं, तो आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छा क्या लगा? अच्छा, फर्स्ट तो पाकिस्तान, मैंने जो बोला, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, जो मुझे नहीं पता था, इनफैक्ट बांग्लादेश के लोगों को भी नहीं पता था। बाकी इधर के लोग बहुत प्यार करते हैं। जब भी सुनते हैं कि बांग्लादेश से आई हूँ, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। वो नफरत वाला सीन नहीं है जो हमारे दिमाग में, तो वो पाकिस्तान में जाएंगे पता नहीं क्या करेगा। अभी भी लोग सोचते हैं कि सर भारत तो फिर मुँह की खाई भारत में। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सच में बड़ी ताकत होती है और देर आए दुरुस्त आए वाली मिसाल है। देखिए जो बांग्लादेश की बात कर रही है, निगार भी बात कर रही है, मैं बांग्लादेश के लोगों से, अपने खास तौर उनके यूथ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी ये वक्त है स्टैंड लेने का। उनके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाला जाएगा, आप मीडिया ऑनस्लॉट भी देखेंगे, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी अपने बांग्लादेश के भाइयों को देखे। वी आर अ फैमिली, वी आर स्टिल, ठीक है हालात की वजह से कुछ ऐसा, हमने अब उस माजी के बैगेज के नीचे दबना नहीं है। तो हम एक खुश और अच्छा और तरक्की करते हुआ बांग्लादेश चाहते हैं। हर पाकिस्तानी बांग्लादेश से उतना ही प्यार करता है जितना एक बांग्लादेशी अपने बांग्लादेश से प्यार करता है। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं, रियलिटीज़ हैं, कुछ मिसपरसेप्शंस हैं, कुछ मुक्तिबानी टाइप चीज़ें होती रही और आयदा भी चलते रहेंगे। हमारे जो दुश्मन है ना, इस मुसलमानों के दुश्मन, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दुश्मन है, वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से आएंगे। लेकिन कौमें वही होती हैं जो मुश्किल वक्त में अकल के फैसले करती हैं, मुश्किल वक्त में अपने पैरों पर खड़ी रहती हैं। और ये यूथ को मेरा पैगाम है कि इस मुश्किल वक्त में ज़रा खड़े रहिएगा। पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर शहरी, हर माँ, हर बहन जो है अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। और हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए, जिस तरफ निगार है। सर अभी तो वो जेफ थंडर तैयारे खरीदने की भी बात कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। देखिए अभी हमारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और बांग्लादेश के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का मनामा डायलॉग के ऊपर बातचीत भी हुई है। मिलिट्री टू मिलिट्री, हम खुद यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश के साथ बहुत काम करते रहे हैं। हम सेंटकॉम के बीच में हमारी, तो हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री ऑलरेडी बड़ी अच्छी लाइंस इस्टेब्लिश हैं। हमें अभी क्रॉस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। और मैं बीइंग अ जर्नल, मैं ऑनेस्टली पहले ये कहूँगा कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है
ये ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। जब पीपल टू पीपल बढ़ेगा, हमारी इकनॉमिक्स ट्रेड बढ़ेगी, हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बढ़ेगी, तो इंशाल्लाह यकजहती के साथ हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर जो नेगेटिव एप्लीकेशंस है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इंशाल्लाह हम मिल के इन ख़तरों से निपट सकते हैं। और पूरा रीजन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती का, हमारे भाईचारगी का इम्पैक्ट जो है पूरे रीजन पे आएगा। वरना हमारा भी रीजन जिस तरह मिडल ईस्ट है, और ये मत कोई सोचे चाहे भारत है या कोई भी मुल्क इस रीजन में, कि एक घर में आग लगी हुई है तो वो आग आपकी तरफ नहीं आएगी। तो फॉर द रीजनल पीस, फॉर द इंटरनेशनल पीस, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैज़ अ रोल, और इंशाल्लाह दोनों मुल्क की अवाम मिलकर इस रोल को अदा अच्छा, अभी करेंगे। डॉक्टर यूनुस ने ये इंटरव्यू में कहा है कि जी भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया जाएगा ताकि इन पे केसेस चलाए जाएं। जी जी ऐसे ये बड़ी अहम खबर है सर, आपसे भी इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। आप अच्छा, इसमें डेफिनेटली करना चाहिए। उन्होंने इतने लोगों को जो कत्ल किया है, ये उनका प्लान किया हुआ था। उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया है कि आप लोग इसको मारे, डायरेक्ट फायरिंग करें। तो लेकिन आप आपको देखिए लगता है कि इतनी आसानी से फिर ये आ जाएंगी केसेस भुगतने के लिए? नहीं, ये नहीं आएगा। इंडिया का एक सपोर्ट है उनके पीछे, लेकिन इसके लिए कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर यूनुस साहब को भी कोशिश करना चाहिए, बाकी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगा उनको भी कोशिश करना चाहिए ताकि इनको सज़ा मिले। बस उन्होंने गलत किया है डेफिनेटली, इतने लोगों को उन्होंने मार दिया, इतने मासूम लोगों को उन्होंने मार दिया, ये तो सही बात नहीं है। वो बातचीत करके चीज़ को सॉल्व कर सकते थे, तो उनको लाजमी सज़ा मिलना चाहिए। ठीक है सर, आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू? जी देखिए, दिस इज़ द राइट ऑफ द बांग्लादेश पीपल, और की गवर्नमेंट का राइट है कि वो अपना इनके जो सबूत हैं, इनके डोजियर्स हैं, ऑफ कोर्स वो कोर्ट्स में भी दिखाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दिखाएंगे व्हाट ऑल शी हैज़ डन। नाउ दिस वॉइस इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, जैसे बता रही हैं, और जो वहाँ के लोग बता रहे हैं जिन पर जुल्म हुए हैं, जहाँ पर आप अपनी और ये मैस मर्डर्स हैं, दीज आर वेरी ग्रेव चार्जेस ऑन हर। और एक जस्टिस के लिए आई थिंक उन्हें आज नहीं तो कल, बट वही बात है कि देखा जाएगा कि इंडिया भी देखेगा कि कब तक वो, हो सकता है अभी भी होप लगाए बैठा हो कि वो दोबारा जाके वहाँ पे इनको रीइंस्टेट किया जा सके। लेकिन आई कैन टेल यू कि इंडिया जब देखेगा कि शी इज़ ऑफ नो यूज़ टू इंडिया फॉर द फ्यूचर, उनको कोई जब तक नया स्टूज कोई मिलता नहीं है वहाँ पे, तो तब तक तो वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, वरना दे विल। सर अभी से नहीं लगता कि अभी से मतलब उनको समझ तो आ गया अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया? नहीं, वो थोड़ा सा बाकी जो स्टूजेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको भी बता रहे हैं कि हम अपने बंदों का वर्णन इतने जल्दी करते नहीं है, बट वो जल्द वर्णन कर देंगे। अच्छा, इंडिया की चूँकि बात हो रही, लास्ट कमेंट में आपका भी लेने चूँकि आपकी भी लास्ट कमेंट लूँगी कि अब ये जो यासिन मलिक साहब के हवाले से खबर आई है, इस पर मैं आपको कमेंट चाहूँगी। जी हाँ, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। देखिए, अभी वही जो पहले हम बात कर रहे थे राइट्स की, और ये जो अभी अदालत में और इतने पुराने केस को आई मीन उठा के निकाल गया, मेरे ख्याल में वो यासीन मलिक साहब को और जो उनकी तरह के और लीडर्स हैं कश्मीर को, उनको ये लोगों को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम आई मीन इनकी जो ज़िंदगी को जो ख़तरा है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो भी कश्मीर की आवाज़ उठाएगा, जो भी हक की आवाज़ उठाएगा, उसके साथ यही उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट। तो ह्यूमन राइट्स, अभी हमने 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे तो मना लिया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप देखना चाहिए कि जो कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इट्स आई मीन इसकी इट्स अनप्रेसिडेंटेड। और यासीन मलिक साहब को वो एग्जाम्पल बनाकर सामने उसको पेश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, डरा रहे हैं। अब उनकी असम्बली ने, वो असम्बली जो उनके इस इलेक्शन के नतीजे में उसने 370 के अगेंस्ट करारदाद पेश कर दी, और उन लोगों के साथ फिर इनके जो मीडिया ने किया, वो कहते हैं जी गवर्नर रूल होना चाहिए। डेमोक्रेसी के तो वैसे चैंपियन है, लेकिन सच को या डेमोक्रेटिक वॉइसेस को वो वहाँ पे स्पेस नहीं दे रहे। तो अब वही कश्मीर की असम्बली ने ये चीज़ साबित कर दी है कि जो मौक़िफ़ वहाँ के मुजाहिदीन का है, जो मौक़िफ़ वहाँ के आज़ादी की आवाज़ों का है, वही मौक़िफ़ जो उनके सप्रेशन के नीचे दब के थोड़ा सा उनके साथ चल रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ वही है। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका नोटिस लेना चाहिए, और पाकिस्तान को भी हर जगह इस आवाज़ को उठाना चाहिए। निगार, आपका लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरी टूरिज़्म लेके जो काम चल रहे हैं, हम पाकिस्तान टूरिज़्म को तो प्रमोट किया है। अभी बांग्लादेश के सिक्योरिटी जो क्लियरेंस था वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान के लोग हैं बांग्लादेश विजिट करें, डरे नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं, वो भी हमारे भाई है। ये है कि हम नाम से अलग है, दिल से तो हम एक ही है। मैं यही कहूँगी कि आगे यूथ को और भी काम करना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करना चाहिए। आपने दिल दिल पाकिस्तान सुना हुआ है? जी जी, मैंने सुना हुआ है। सुना सकती हैं थोड़ा सा? मुझे इतना दिल नहीं दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, बस यही लाइन मुझे याद है। चलो ये कहते हैं, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल
पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जना साहब आपका भी तशरीफ लाने के शुक्रिया, निगार आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।